नमस्ते दोस्तों। अभी हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के बारे में और उसमें बात करेंगे स्पेशल कंस्ट्रक्शन या स्पेशल स्ट्रक्चर्स के बारे में। उसमें पहला एग्जांपल है कूलिंग टॉवर। तो कूलिंग टॉवर क्या होता है, ये सबसे पहले आपको जानना जरूरी है और फिर उसके बाद में इसमें कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का रोल क्या है उसका हम वेटेज जान लेंगे। तो नेचुरली अगर हम देखेंगे तो कूलिंग टावर, ये वर्ड से ही आपको पता चलता है कि ये ऐसा टावर है जहां पे कूलिंग प्रोविजन होती है या फिर कूलिंग ऑपरेशन होता है। तो ये कूलिंग टावर्स के लिए अलग अलग एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर आप कोई इंडस्ट्रीज में काम करते हैं तो वहां पे आपको पता चलेगा कि शायद वहां पे मैकेनिकल फोर्स या फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर है, कहीं पर नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर रहता है। तो ये नेचुरल ड्राफ्ट या फोर्स ड्राफ्ट, ये कूलिंग टावर जो होते हैं, तो इसमें नेचुरल और फोर्स, ये वर्डिंग के बेसिस से ही पता चलता है कि अगर जो भी कूलिंग होती है या प्रोसेस होती है वो अगर नेचुरल फिनोमिना थ्रू होती है तो उसको हम नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर कहते हैं। अगर हम कोई फैंस उसमें यूज कर रहे हैं और फोर्सफुली हम उसका कूलिंग करते हैं, यानी कि एक्सटर्नल एजेंसी आप यूज कर रहे हैं, तो उसको हम फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर कहते हैं। तो इसमें मेनली नेचुरली कूलिंग प्रोसेस हो सकती है और ये जो ड्राफ्ट वर्डिंग है यानी कि प्रेशर डिफरेंस, उसके बेसिस पे ये कूलिंग डिपेंड होगा। और अगर हम फैंस या ब्लोअर सिस्टम यूज करते हैं और कूलिंग प्रोविजन करते हैं तो उसको हम फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर कहते हैं। तो नेचुरली अगर आपको कूलिंग करना है और इसके डिजाइन के बेसिस पे आपको यहाँ पे याद रहेगा कि ये जो आपको फोटोग्राफ में दिखाई देता है तो इसका हाइट बहुत ज्यादा है। अभी ये हाइट के साथ अगर इसका आप जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसका जो थिकनेस है उसका अगर आप मेटल्स देखेंगे और उसका ओवरऑल लोड देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा होता है। और इसका हाइट ज्यादा होने की वजह से अगर इसमें कुछ आपको ऑब्जर्वेशन करना है, सुपरविजन करना है या फिर कुछ रिपेयर मेंटेनेंस का काम करना है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हाइट पे ये काम करना पड़ता है और इसके लिए ये स्कैफोल्डिंग आपको यूज करना पड़ेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे हजार्ड्स डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे ये दूसरा फोटोग्राफ है, इसमें भी आपको पता चलेगा कि ये अलग अलग वेंटिलेशन सिस्टम्स यानी कि एयर इन और एयर आउट प्रोविजन जो होती है नॉर्मली ये प्रोविजन होती है, क्योंकि हम नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर या फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर भी होता है। तो नेचुरली ये जो कूलिंग प्रोसेस करने वाले हैं जनरली इसमें एयर प्रोविजन होगी, तो एयर इन और एयर आउट की प्रोविजन होगी, जिसकी वजह से एयर की वजह से यहाँ पे जो भी प्रोसेस फ्लूइड होगा वो आप कूल कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज में अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो बहुत सारे हॉट वाटर का एग्जांपल होता है या फिर कंडेंसेट्स के एग्जांपल्स होते हैं या फिर ऐसे कुछ हॉट प्रोसेस फ्लूइड्स होते हैं जिनको आपको कूल करना है। और अगर आप नेचुरली, आपके पास अगर उतना टाइम है तो आप नेचुरली भी वो कूल कर सकते हैं जो एनडीसीटी में अंदर होता है, यानी कि नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में। तो जैसे यहाँ पर भी आपको पता चलता है कि यहाँ पे कूल्ड एयर जो होती है, कूल्ड एयर यानी कि हाई डेंसिटी एयर होती है, तो कूल्ड एयर आप यहां से इन कर सकते हैं, क्योंकि एयर अगर कूल होती है तो उसका टेम्परेचर कम होता है जिसकी वजह से डेंसिटी ज्यादा होती है, और डेंसिटी अगर हायर साइड में होगी तो ये बॉटम साइड में रहेगी। अभी ये जैसे ही जो भी प्रोसेस फ्लूइड आपको कूल करना है वो प्रोसेस फ्लूइड का हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो उसकी वजह से ये जो एयर थी या फिर इनलेट एयर थी वो हीट एब्जॉर्ब करेगी और जिसकी वजह से ये हॉट एयर बन जाएगी। अभी ये जो एयर जैसे ही हॉट बनेगी इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से उसका डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगा। और ये नेचुरल फिनोमिना है, डेंसिटी डिफरेंस जैसे ही बनेगा तो कम डेंसिटी वाला जो मटेरियल है यानी कि यहाँ पे एयर जो है वो अपवर्ड मूवमेंट करेगा और यहाँ से एयर आउट जाएगा। तो ये कम डेंसिटी, कम टेम्परेचर या कूल्ड एयर जो होगा वो बॉटम साइड से पास होगा
और जैसे ही उसका डेंसिटी कम हो जाएगा यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा या हीट एब्जॉर्ब करेगा, वो ऑटोमेटिकली नेचुरली इसका एयर मूवमेंट करेगा और यहाँ से एयर आउट बनेगा। तो ये एयर इन और एयर आउट जो प्रोसेस है, इसमें आपका जो प्रोसेस फ्लूइड है इसमें से हीट एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कूलिंग प्रोसेस बनेगी। तो ये जो टॉवर में होता है प्रोसेस, इसीलिए इसको हम कूलिंग टॉवर कहते हैं। अगर आपको कम टाइम में ये प्रोसेस करना है तो आप फैन या ब्लोअर अरेंजमेंट यूज कर सकते हैं, और फिर हम उसको कहेंगे फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टॉवर। तो आप फोर्सफुली ये जो डेंसिटी डिफरेंस बेसिस पे पहले कूलिंग चलता था या मूवमेंट होती थी, ये अभी नेचुरल बेसिस पे या डेंसिटी डिफरेंस पे नहीं होती है। तो आपका जो फैन का प्रेशर है या फिर जो फोर्स है उसके बेसिस पे एयर मूवमेंट डिसाइड होगी और फिर कूलिंग प्रोविजन हो जाएगी। तो ये फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टॉवर है। तो यहाँ पे उसके अलग अलग क्लासेस या टाइप्स भी होते हैं। तो यहाँ पर टॉप पोर्शन पे भी फैन होते हैं, कहीं जगह बॉटम पोर्शन में फैन हो सकते हैं, कहीं जगह साइड में भी फैन हो सकते हैं। तो ये डिजाइन के बेसिस पे और एप्लीकेशन ओरिएंटेड ये अलग अलग डिजाइन यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको अभी प्रिंसिपल मैंने समझा है कि कूलिंग टॉवर एग्जैक्टली क्या होता है। कंस्ट्रक्शन आपको फोटोग्राफ में भी दिखाई देता है कि अलग अलग कंस्ट्रक्शन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे ये चिमनी टाइप में भी कंस्ट्रक्शन होता है, कहीं जगह ये कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन होता है जहाँ पे मल्टीपल इनलेट और मल्टीपल आउटलेट के लिए एयर प्रोविजन के लिए यहाँ पे प्रोविजन होती है। उसके अलावा यहाँ पे जो फैन है वो फैन इंस्टॉलेशन के लिए अलग अलग प्रोविजन हो सकती है, चाहे वो टॉप में, साइड में या बॉटम साइड में भी फैन की प्रोविजन हो सकती है। अभी यहाँ पे आपको कूलिंग टॉवर में सेफ्टी प्रिकॉशन लेना क्यों जरूरी है, तो उसके लिए कुछ इंसिडेंट्स अगर आप जान लेंगे तो उससे आपको पता चलता है। जैसे यहाँ पे ये एक एक्सीडेंट हो चुका है कूलिंग टॉवर में, जहां में ये छत्तीसगढ़ में हो चुका है, जो कंपनी है कोरबा वेस्ट पावर कंपनी लिमिटेड। तो ये पावर प्लांट के यहाँ पे कूलिंग टॉवर यूज होता था और वहां पे 170 फुट हाइट पे काम करता था लेबर, और जहाँ पे स्कैफोल्डिंग यूज की गई थी। तो ये स्कैफोल्डिंग का जो स्ट्रक्चर था ये बाद में कोलैप्स हो चुका है, और ये 170 फुट हाइट के हिसाब से आपको पता चलता है कि इतने हाइट से आप अगर गिरेंगे तो नीचे भी जो रहेगा वहां पर भी फैटेलिटी होने के चांसेस है। तो पर्सन जो भी ऊपर काम कर रहा है और पर्सन जो स्कैफोल्डिंग के नीचे काम कर रहा है, वो दोनों की भी प्रॉब्लम है, और जिनकी वजह से यहाँ पे हाई रिस्क पे आप काम कर रहे हैं, और अगर स्कैफोल्डिंग कोलैप्स होती है तो उसमें फैटेलिटी के चांसेस होते हैं। और यही बात ये इंसिडेंट में हुई है। तो यहाँ पे जो वर्कर्स काम करते थे, लेबर काम करते थे, उनकी फैटेलिटी हो चुकी है। उसके अलावा अगर आप ये अप्रैल 27, 1978 का भी अगर आप एक्सीडेंट देखेंगे तो यहाँ पर भी पावर स्टेशन में, जो विलो आइलैंड की बात कर रहे हैं वेस्ट वर्जीनिया में, तो वहां पर भी एक्सीडेंट हुआ था, वहां पर भी फैटेलिटी हो चुकी थी। तो यहाँ पे 51 कंस्ट्रक्शन वर्कर किल हो चुके थे। तो ये एक्चुअली जब कूलिंग टॉवर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो ये कंस्ट्रक्शन टाइम की बात है, इसीलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट और कूलिंग टॉवर दोनों के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट एक्सीडेंट है, जिसकी थ्रू आप बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। तो यहाँ पे 51 फैटेलिटीज हो चुकी है। ये सबसे लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट था अमेरिकन हिस्ट्री में। अभी जो हम बात कर रहे थे नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टॉवर में, तो हमने जो बात की थी, अगर आपको कूलिंग इफेक्ट अच्छा चाहिए तो आपको उसकी हाइट बढ़ानी पड़ेगी, और ये डिजाइन पैरामीटर की वजह से यहाँ पे उसका जो कूलिंग टॉवर का हाइट है वो ज्यादा हो जाता है, और जिसके बेसिस पे फिर आपको कूलिंग का इफेक्टिवनेस ज्यादा मिलता है। तो अभी हाइट बढ़ाने के लिए भी और उसका कंस्ट्रक्शन साउंड होने के लिए आपको अलग अलग मटेरियल यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे, और यहाँ पे जो मटेरियल आपको कैरी करना है, उसका कंस्ट्रक्शन करना है, और ये सभी बातें हाइट पे काम चल रहा है। तो ये वर्किंग एट हाइट का इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। तो यहाँ पे हजार्ड जो मेन है वो फॉलिंग फ्रॉम हाइट भी है, फॉलिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम द हाइट भी है। तो ये दोनों भी यहाँ पे मेजर हजार्ड्स है। तो हाइट की वजह से फॉलिंग ऑफ पर्सन और फॉलिंग ऑफ मटेरियल, ये दो मेजर हजार्ड्स यहाँ पे
स्पेशली नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में जहाँ पे हाइट ज्यादा होती है वहां पे ये पॉसिबिलिटीज है, तो ये रिस्क लेवल यहाँ पे हाई हो सकती है। तो आपको सेफ्टी प्रिकॉशन क्या लेना है, तो जो भी आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर का, या फिर आप मटेरियल की मूवमेंट कर रहे हैं या फिर पर्सन की मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपको जो भी सेफ्टी मैनेजमेंट की जो सिस्टम्स है हजार्ड कंट्रोलिंग के लिए वो आपको फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अभी आपको पता चल रहा है कि अगर आपको ये पर्टिकुलर हाइट का कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके लिए हेवी व्हीकल्स, हेवी मशीनरीज आपको यूज करना पड़ेगी। मटेरियल मूवमेंट के लिए आपको बहुत सारी मशीनरीज यूज करना पड़ेगी, और उसके लिए वर्किंग एट हाइट की जो वर्क परमिट्स है वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो नॉर्मली जब आप यहाँ पे व्हीकल्स और मटेरियल मूवमेंट यहाँ पे होती है तो उसके लिए कुछ कॉमन गाइडलाइंस है जो यहाँ पे दिखाई देती है कि आप जब रिवर्स लेते हैं तो रिवर्स लेते टाइम या यू टर्न लेते टाइम आपको सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स का यूज करना चाहिए, सिग्नलर्स का यूज करना चाहिए, और यहाँ पे जो साउंड सिस्टम है उसका भी आपको यूज करना चाहिए। ओवरटेक के लिए आपको यहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे व्हीकल्स के लिए, तो आपको जो लेन दी गई है वो लेन के हिसाब से आपको काम करना है। उसके यहाँ पे उसके अलावा जो स्पीड ब्रेकर्स है या फिर कैमल हम्स जो होते हैं वहां से आपको व्हीकल्स कम वेलोसिटी से चलाना है, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ हजार्ड या रिस्क वहां पे हो सकती है। उसके अलावा जो फ्लैगमैन होगा या फिर जो आपका सिग्नलर होगा या फिर जो अटेंडेंट होगा वो आपको गाइड करेगा कि यहाँ पे स्लोप कम है या ज्यादा है, या फिर यहाँ पे ये इश्यूज है जिसकी वजह से आपका ड्राइविंग सेफ हो सकता है। क्योंकि हर ड्राइवर को हर लोकेशन की जो आजू बाजू में है वो बात पता नहीं चलती है, इसलिए यहाँ पे फ्लैगमैन भी या फिर जो सिग्नलर या जो अटेंडेंट होता है उसका भी इम्पोर्टेंट रोल है। उसके अलावा आपको जो ड्राइविंग करते टाइम सीट बेल्ट्स प्रोविजन यहाँ पे होनी चाहिए, और यहाँ पे अगर कोई को ड्राइवर भी होता है तो उसको भी वो पैसेंजर या को ड्राइवर सीट्स पे भी सीट बेल्ट की प्रोविजन होनी चाहिए। उसके अलावा जो आप कंस्ट्रक्शन व्हीकल राइड करते हैं, अलग अलग व्हीकल जो राइड करते हैं तो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ही, उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से ही उसका रोड का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, और वो रोड कंस्ट्रक्शन पे ही उसको काम करना चाहिए। तो जो भी ट्रैफिक रूल्स आपको यहाँ पे बताए जाते हैं, ट्रैफिक के कुछ सिग्नल्स बताए जाते हैं, कुछ सिंबल्स बताए जाते हैं, उसको फॉलो करना नेसेसरी है। और ये सभी बातें जानने के लिए जो ड्राइविंग के लिए ट्रेनिंग दी जाती है वो ड्राइविंग की ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी चाहिए। तो ये सबसे पहला काम है। जहां पर कूलिंग टावर अंडर कंस्ट्रक्शन में है, जहां पर मटेरियल की मूवमेंट करने के लिए या मटेरियल का जो लोडिंग और अनलोडिंग या फिर स्टैकिंग अनस्टैकिंग जो मूवमेंट्स होती है उसके लिए ये सब कॉमन गाइडलाइंस है। उसके अलावा यहाँ पे जो इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, जिससे यहाँ पे आपको कूलिंग टावर का मैकेनिज्म आपको मालूम नहीं होगा या फिर उसका कंस्ट्रक्शन मालूम नहीं होगा, या फिर वहां पे क्या क्या हजार्ड्स है या फिर क्या रिस्क है, ये अगर आपको मालूम नहीं होगा तो आपको सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम थ्रू ये आपको सभी बातें बताई जाएगी। और उसके अलावा फिर आपकी कंपनी का एग्जैक्ट पॉलिसी क्या है, सेफ्टी पॉलिसी क्या है, हेल्थ पॉलिसी क्या है, एनवायरमेंट पॉलिसी क्या है, और उसके ओरिएंटेड जो भी आपके कमिटमेंट्स है उस हिसाब से भी आपको एग्जैक्टली क्या काम करना चाहिए, और यहाँ पे जो भी डूज एंड डोंट्स रहेंगे उसको कैसे फॉलो करना चाहिए, ये आपको सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग में या फिर जो ट्रेनिंग अवेयरनेस प्रोग्राम जो होते हैं उसके थ्रू आपको बताया जाएगा। उसके अलावा टूल बॉक्स मीटिंग भी एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में इंपॉर्टेंट बात होती है। तो नॉर्मली जब भी आपका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होता है उसके पहले जो भी यहाँ पे वर्कर्स होते हैं तो ये वर्कर्स को हर एक टूल की जानकारी दी जाती है, उसको कैसे हैंडल किया करना चाहिए, उसको सेफ हैंडलिंग टेक्निक्स क्या होती है और ये कहाँ पे और कैसे यूज करते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो ये नॉर्मल स्टार्टिंग मीटिंग होती है जिसको हम कहते हैं टूल बॉक्स मीटिंग। तो ये टूल बॉक्स मीटिंग में ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस होल्डर या कॉम्पिटेंट पर्सन होता है वो बाकी लोगों को सबको सुपरवाइजर के साथ वर्कर्स, हेल्पर्स या जो भी अटेंडेंट रहेगा हर एक को ये पर्सनली क्लियर करेगा कि एग्जैक्टली आपको कौन सा टूल यूज करना है और उसका टूल टेक्निक जो है या फिर प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ टूल्स है
या फिर टूल का यूटिलाइजेशन कैसे करना है उसके बारे में आपको वो जानकारी देगा। अगर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर आपको मालूम नहीं है या फिर आपको टूल हैंडल करते टाइम कुछ इश्यूज आते हैं तो वो भी आप उनको फीडबैक दे सकते हैं और उसके बेसिस पे आपको शायद टूल रिप्लेस करके भी मिलेगा या फिर टूल चेंज करके भी मिल जाएगा। तो हर एक टूल के कुछ लिमिटेशंस होते हैं और हर एक का एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन होता है, तो उसकी जानकारी ये टूल बॉक्स मीटिंग में दी जाती है। अगर आप प्रॉपर टूल यूज करेंगे और प्रॉपर यूज होगा तो टूल रिलेटेड जो एक्सीडेंट्स है वो आपके अवॉइड हो सकते हैं। अभी यहाँ पे हम हाइट पे काम करने वाले हैं, कूलिंग टावर का कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, तो इसीलिए हाइट पास एक कंपलसरी बात है जो कंस्ट्रक्शन साइट पे नेसेसरी है। तो ये हाइट पास क्या होता है, तो जो भी हाइट पे आपको काम करना है तो उसके पहले जो भी वर्कर वहां पे वो हाइट को काम करेगा तो उसका कैपेबिलिटी है या नहीं, या फिर अगर उसका कुछ हाइट ओरिएंटेड कुछ फोबिया है तो उसका फिटनेस टेस्ट होगा। और फिर वर्टिगो नॉर्मली जिसको हम कहते हैं तो वर्टिगो टेस्ट में अगर वो पास होता है, उसका अगर विजन क्लियर है, उसको नॉजिया या अनकंफर्टेबल फीलिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी हम उसको वहां पे पास करेंगे और फिर वो पर्टिकुलर हाइट पे वो काम करने का उसका परमिशन मिल जाएगा। अगर इन केस उसको कोई प्रॉब्लम होता है, उसमें कोई फोबिया टेस्ट में वो रिजेक्ट होता है, तो वो वर्कर को हम रिप्लेस करेंगे और वो जो पहले जो रिजेक्ट हो चुका है वो वर्कर को हम नॉर्मल या फिर एट ग्राउंड लेवल पे जो काम होता होगा वो काम उनको देना पड़ेगा। और जो इसमें से पास होते होंगे वो वर्कर को हाइट पे आपको परमिशन दे सकते हैं। तो ये हर 6 महीने में आपको कॉम्पिटेंट पर्सन थ्रू ये अलग अलग टेस्टिंग्स करना चाहिए, क्योंकि शायद आपका फिजिकल फिटनेस भी चेंज होता है या फिर ओवरऑल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं, या फिर जो साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी होता है उसमें भी चेंजेस हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको हर 6 महीने में ये टेस्ट पास करना पड़ेगा और उसके बाद में ही आपको एक पर्टिकुलर हाइट में आपको ये परमिशन मिलेगा। उसके अलावा सेफ्टी चेकलिस्ट आपको फॉलो करनी चाहिए। तो कूलिंग टावर कंस्ट्रक्शन के लिए या एक्टिविटीज में आपको एग्जैक्टली सीक्वेंस क्या होना चाहिए, आपको कौन कौन से टूल्स यूज करने चाहिए, कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज करने चाहिए, कौन कौन से मशीनरीज यूज करनी चाहिए, उसके लिए हर एक मशीनरीज या इक्विपमेंट्स टूल्स का सीक्वेंस, उसके अलावा उसकी जो मेंटेनेंस की कंडीशन और प्रॉपर वर्किंग उसमें होता है या नहीं, ये सभी बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी। तो आपकी चाहे वेल्डिंग मशीन हो या कटिंग मशीन हो या ग्राइंडिंग मशीन हो या गैस कटिंग मशीन हो, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे यूटिलाइज होती है और ये आपको हमेशा रेगुलरली यूज करना पड़ता है। तो इसका मेंटेनेंस पे आपको ध्यान देना है, इसका रेगुलरली इंस्पेक्शन भी आपको करना है, तो विजुअल इंस्पेक्शन भी होता है और कई बार आपको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग थ्रू भी आपको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। और जो भी आपकी प्रोसेस है उसमें आपको कंटिन्यू बेसिस पे इंप्रूवमेंट करना चाहिए, तो ही आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा और आपके जो हजार्ड्स, रिस्क और एक्सीडेंट के चांसेस है वो आपके मिनिमाइज हो जाएंगे। और इसके अलावा जो भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे दी गई होंगी, तो कंट्रीज और लोकल रीजन के रिलेटेड जो भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होगी उसको भी आपको कंप्लाई करना है। उसके अलावा जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, तो जैसे अभी हमने बात की थी, यहाँ पे मेनली कंपनी जो है वो आपको कहीं किसी लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देती है कंपनी को, और अगर कॉन्ट्रैक्ट बड़ा होता है तो उसमें सब कॉन्ट्रैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स का भी ड्यूटी है कि रेगुलरली आपको सेफ्टी इंस्पेक्शन करना चाहिए, आपके सेफ्टी ऑडिट्स होने चाहिए, रेगुलर सुपरविजन होनी चाहिए, जिससे अगर कहीं पे आपको हजार्ड आइडेंटिफाई होता है या रिस्क आइडेंटिफाई होती है, रॉन्ग प्रैक्टिसेस आइडेंटिफाई होती है, तो आपको उसको करेक्ट करना चाहिए। अभी जब आप सेफ्टी ऑडिट्स करते हैं तो जनरली सेफ्टी ऑडिट्स इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिट होता है, लेकिन अगर आप IS 14489 से अगर आप सेफ्टी ऑडिट्स करेंगे तो यहाँ पर आपके मैक्सिमम जो रिस्क या हजार्ड से वो मिनिमाइज लेवल पे आ सकते हैं। तो अगर इन केस वहां पे कुछ नॉन कंफॉर्मिटीज फाइंड आउट होती है तो आपको उसको कंप्लाई करना पड़ेगा विद स्पेसिफाइड टाइम और आपको करेक्टिव एक्शंस भी लेना पड़ेंगे, और ये नॉन कंफॉर्मिटीज वापस नहीं आने चाहिए, इसके लिए आपको कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस या मेजर्स भी लेने चाहिए। इसके अलावा जो कुछ मेजर्स है, जैसे
फायर प्रोटेक्शन ओरिएंटेड मेजर्स कुछ हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप अगर कोई फ्लेमेबल केमिकल्स यूज करते हैं या फिर कंबस्टिबल मटेरियल्स यूज करते हैं या फिर कुछ जबरदस्त केमिकल्स आप यूज करते हैं, तो यहाँ पर फायर होने के भी चांसेस होते हैं। इसीलिए आपको फायर ओरिएंटेड जो भी फायर फाइटिंग सिस्टम्स है या फिर आपके जो फिक्स या मूवेबल या फ्लेक्सिबल जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको भी आपको यहाँ पे रेडी रखना चाहिए और उसका भी रेगुलरली मॉक ड्रिल करना चाहिए। उसके अलावा उसका मेंटेनेंस रखना चाहिए, उसका रिफिलिंग करना चाहिए। ये सभी बातें आपको फायर प्रोटेक्शन ओरिएंटेड आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा अगर यहाँ पे आपको लगता है कि ये स्पेसिफिक फायर के चांसेस ये पर्टिकुलर सेक्शन में है या पर्टिकुलर एरिया में है, तो यहाँ पे आपको जो डिस्टेंस क्राइटेरिया उसको फॉलो करना चाहिए। तो जो भी आपके यहाँ पे मटेरियल यूज होता है, उसके फाइल या स्टोरेज होता है या फिर इंस्टॉलेशन होता है, तो एटलीस्ट उसमें बेसिक डिस्टेंस आपका 90 सेंटीमीटर का रहना चाहिए। उसके अलावा अगर आप हाइट पे कुछ काम कर रहे हैं तो सीलिंग के लिए आपका जो हाइट रहता है, तो टॉप में एटलीस्ट 2 मीटर का वहां पे डिस्टेंस रखना चाहिए। और ये 2 मीटर का डिस्टेंस रखने की वजह से अगर वहां पे कोई इलेक्ट्रिक लाइंस होती है, पावर लाइंस होती है या फिर जो इग्निशन सोर्सेस होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट वहां पे कम हो सकता है और यहाँ पे फायर के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इनकेस अगर फायर यहाँ पे कैच होती है, तो जो भी आपके फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम्स है या फायर बकेट सिस्टम से या वाटर सप्लाई सिस्टम से, फायर हाइड्रेंट सिस्टम से, ये सभी आपके रेडी होने चाहिए। और जो भी वर्कर्स वहां पे काम करते हैं वो सभी मॉक ड्रिल में उन्होंने एक्टिवेट होना चाहिए। और एक्टिवली अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फायर फाइटिंग कैसे होती है। तो जब भी इंसिडेंट होगा तो उस टाइम आपको ये फायर फाइटिंग इक्विपमेंट ही काम में आने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप कॉम्प्रेस्ड गैसेस यूज करते हैं या फिर कॉम्प्रेस्ड एयर यूज करते हैं या फिर हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस आप यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस होंगे या फिर जो हॉट प्रोसेस है, उससे आपको आइसोलेट करके ही ये सब यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो आप अगर डिस्टेंस या आइसोलेशन करेंगे या सेग्रीगेशन करेंगे तो यहाँ पे फायर के चांसेस आपके मिनिमाइज हो सकते हैं। अगर इन केस यहाँ पे कोई इंजरी होती है, एक्सीडेंट होता है, इंसिडेंट होता है, तो आपको फर्स्ट एड एग्जैक्टली ट्रीटमेंट क्या है और वो फर्स्ट एड देने के लिए आपके पास जो फर्स्ट एड मटेरियल या फर्स्ट एड बॉक्सेस होते हैं वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। अगर इन केस कोई नियर मिस एक्सीडेंट होता है तो उसका रिपोर्टिंग भी करना चाहिए, यानी कि फ्यूचर में वो नियर मिस इंसिडेंट या एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो भी अवॉइड करने के लिए आपको रिपोर्टिंग करना जरूरी है। और फिर उसका डिटेल नियर मिस रिपोर्ट आपको सबमिट करना चाहिए और फिर बाकी लोगों को भी शेयर करना चाहिए, जिसकी वजह से ऐसा नियर मिस शायद सिमिलर इंडस्ट्रीज में या कंस्ट्रक्शन साइट पे भी हो सकता है। तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर वो जो रिपोर्ट है और उसका जो लर्निंग है वो लर्निंग बाकी लोगों को या बाकी कंपनीज को भी शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा इनकेस अगर एक्सीडेंट होता है तो ये एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन आपको डिटेल में करना चाहिए। तो यहाँ पर जो विटनेसेस है उनके स्टेटमेंट्स लेने चाहिए, जो एविडेंसेस है या अदर इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी चाहिए और फिर आपको मेन फोकस करना चाहिए कि इसका रूट कॉज क्या है। तो एक्सीडेंट का अगर आपको रूट कॉज पता चलता है तो फिर उसके बाद में ये रिपीट नहीं होना चाहिए, उसके लिए आप करेक्टिव एक्शंस और प्रिवेंटिव एक्शंस भी ले सकते हैं। तो जो भी पर्सन यहाँ पे इंजर होगा उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देना जरूरी है और उसके बाद में फिर आप उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको कॉम्पिटेंट पर्सन और कुछ कमिटीज और मेंबर्स यहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है जो सेफ्टी ऑडिट प्रोसीजर होती है, वो अगर आप ऑडिट एक्टिविटी अच्छी तरह से करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपके हजार्ड्स मिनिमाइज करने के चांसेस है और जो रिस्क लेवल है वो अगर हायर लेवल होगी तो मीडियम लेवल या मीडियम लेवल होगी तो लो रिस्क लेवल या एक्सीडेंट के जो चांसेस होंगे वो सब कम हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको पहले ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ ऑडिट एक्टिविटीज होती है, आपको ऑडिट इनिशिएट करने के लिए पहले कुछ प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑडिट एक्टिविटीज का प्रिपरेशन प्लान करना चाहिए। उसके बाद में ऑडिट जब कंडक्ट होता है उसके लिए भी कुछ प्रिपरेशन करना चाहिए और जब ऑडिट कंप्लीट होता है उसके बाद में जो पोस्ट ऑडिट प्रोसीजर्स होती है, जैसे कि यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट का प्रिपरेशन करना है,
फिर ये रिपोर्ट्स कहाँ कहाँ पे देने, जैसे आपको डिश ऑफिस में देना पड़ता है या फिर पुलिस स्टेशन में देना पड़ता है, कलेक्टर ऑफिस में देना पड़ता है, या अगर एनवायरमेंट रिलेटेड भी होता है तो उसको एमपीसीबी में भी देना पड़ेगा। तो ये अलग अलग जो अथॉरिटीज होती है, ये अथॉरिटीज को भी इनको सबमिट करना पड़ता है। और फिर ये ऑडिट कंप्लीट होने के बाद जो भी आपको कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट के लिए फॉलोअप लेना चाहिए वो भी आप फॉलोअप ले सकते हैं। तो ऑडिट थ्रू यानी कि इंस्पेक्शंस, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपर्टाइज, कॉम्पिटेंट पर्सन की वजह से यहाँ पे आप अलग अलग ऑब्जर्वेशंस या कंक्लूजन्स पे जा सकते हैं, जिनकी वजह से आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस आप मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये ऑडिट में भी अलग अलग प्रोसेसेस है, जैसे यहाँ पे आप हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क एनालिसिस भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो ये एक्सकैवेशन एक्टिविटी भी यहाँ पे होती है, या फिर कॉन्क्रीट वर्क होता है, या फिर चिपिंग वर्क होता है। तो ये अलग अलग एक्टिविटीज के लिए भी आपको हीरा करनी चाहिए, और जिनकी वजह से आपको यहाँ पे एग्जैक्ट हजार्ड्स और उसके अलग अलग रिस्क लेवल जो है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उस हिसाब से फिर आप अलग अलग पर्सन्स को जो अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर्स और जो प्रोसेसेस है ये प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर आता है, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये ऑडिटिंग, हीरा प्रोसेस या सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स यहाँ पे लिए जाए। अगर इन केस यहाँ पे कोई इश्यूज होते हैं तो उसके लिए आपको सेफ्टी अलर्ट सिस्टम्स भी यहाँ पे इंस्टॉल करनी चाहिए। तो इन केस अगर यहाँ पे कोई फायर कैच होती है या फिर कोई स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है तो इसके लिए आपको सेफ्टी अलर्ट सिस्टम भी यहाँ पे होनी चाहिए। तो शायद ये सेफ्टी अलर्ट सिस्टम्स आज की डेट में मोबाइल थ्रू भी हो सकती है, मैसेज सिस्टम थ्रू हो सकती है, या कहीं जगह आपको पब्लिक एड्रेस सिस्टम थ्रू भी अलर्टनेस आ सकता है, या फिर कहीं पे साउंड या बीपिंग साउंड होता है, एलईडीज होते हैं। तो ये ऐसे अलग अलग मीडियाज हैं जिसके थ्रू आपको पता चल सकता है कि यहाँ पे कुछ इश्यूज है, और इसकी वजह से आपको ये अलर्ट मिल सके, ताकि आप एक सेफ पॉइंट पे असेंबल होंगे, जिसको हम नॉर्मली असेंबली पॉइंट कहते हैं, और जिसकी वजह से फैटलिटीज या इंजुरीज जो है वो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो कूलिंग टावर या कूलिंग टावर कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड है, जिसको आपको याद रखना है। थैंक यू।